जी। सो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको भी बताया कि वी डिड द मैनेजमेंट पार्ट, आउटलाइन ऑफ द मैनेजमेंट इन डिफरेंट केसेस। इसी तरह अब हम इसका बाकी का 50% ऑफ द स्टेशन, यानी कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, जो कि अगेन वो चीज ठीक होएगी तो मैनेजमेंट तक बात जाएगी। दूसरी चीज ये कि एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली आधे स्टेशन तो डेफिनेटली क्लिनिकल ही, एक्चुअली ऑब्वियसली पूरा उसकी क्लिनिकल स्टाइल ही होगा, बट मेनली जैसे कहते हैं ना, थ्योरी से कुछ तो बिल्कुल थ्योरेटिकल स्टेशंस होते हैं, मे बी ऑडिट हो गया या कोई स्टैट से रिलेटेड और कुछ हो गया, या फिर मे बी ऑन्कोलॉजी की कोई स्टेजिंग हो गई या वो, लेकिन कुछ बिल्कुल क्लिनिकल जैसे कि हमने लास्ट टाइम किए थे, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फाइब्रॉइड, एनीमिया, इनफर्टिलिटी। सो ये सारे फिर आ जाते हैं बिल्कुल क्लिनिकल सिनेरियोज। और ये जो क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, डेफिनेटली मोर देन 50% ऑफ द स्टेशन इसी के होंगे, और इसमें 10 मिनट के अंदर पूरा केस, विच विल इंक्लूड द हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, एंड देन द मैनेजमेंट। इसमें आपका जब तक हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होगी या हर चीज बिल्कुल स्ट्रीमलाइन नहीं होगी, तब तक आप उस चीज को 10 मिनट्स में मैनेज करके उठना वहां से, इट इज अ बिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वेरी फ्रेंकली ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहिए इसके लिए। और वही बात है कि ये वो स्टेशन है जो कि एक्चुअली एग्जाम में फ्रेंकली आसान स्टेशन समझे जाते हैं, क्योंकि पता होता है कि ये तो आने ही है, everyone knows कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कार्डियक अनीमिया एंड फाइब्रॉइड, इनफर्टिलिटी, ओवेरियन मास, इनमें से 5-6 तो आ ही जाने हैं, तो ये टॉपिक्स एक तरह से पता ही है, लेकिन इनको 10 मिनट में हर चीज कवर करके उठना बड़ा मुश्किल है। एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एज इफ यू वांट एटलीस्ट 70% ऑफ द स्कोर, क्योंकि अगर आप 70% वाला नहीं करके उठ रहे हो वहां से, इन स्टेशंस में थोड़ी सी भी बुरी परफॉर्मेंस जो है ना, वो फिर अच्छा स्कोर नहीं दे सकती। सो इसलिए आपने जो है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करके जानी है, जिसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम मैनेजमेंट आउटलाइन बताई थी। इसी तरह अब हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, और ये वो बातें हैं जो कि इट्स नॉट ओनली फॉर एग्जाम। वेरी फ्रेंकली फ्रेंकली मैं हर दफा कहती हूँ, व्हेन यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक और व्हेन यू आर डूइंग राउंड्स इन द वार्ड, 10 मिनट से ज्यादा टाइम तो आप एक पेशेंट पे देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है एटलीस्ट। तो उन 10 मिनट में आप कोई चीज भी मिस ना करो, ये उसी की एक तरह से प्रैक्टिस है। तो टू स्टार्ट ऑफ, अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस या कुछ बताना है अबाउट द हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, जहाँ कंफ्यूजन होती है मैं उससे स्पेसिफाई करके बता दूंगी, वरना आई कैन स्टार्ट विद एक जनरल टॉपिक्स एंड हाउ आर यू गोइंग टू कवर इट, या आपने वो तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो क्विकली अगर किसी ने कुछ ऐड करना है बता दो। लास्ट टाइम अगर किसी ने कोई अटेम्प्ट किया एग्जाम और उसके अंदर इस किस्म का क्वेश्चन, इस किस्म का स्टेशन आया है, जिसमें सीरियसली स्टेशन आसान होता है लेकिन हाथ पांव फूट जाते हैं कैंडिडेट के, बिकॉज ऑफ द टाइम एंड द ऑरा एंड बहुत सारी चीजें, बुरा हाल हो जाता है। क्या से क्या अस्सलाम कहाँ वालेकुम बात मैम। है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम वो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ना मैंने इस टाइम रिटर्न के हम्म। बाद। तो हम्म। उसमें जो मेरा केस था वो पेशेंट डायबिटिक भी थी, हाइपरटेंसिव भी थी, प्रीवियस टू सेकंड मैरिज। तो मेरा तो सारा टाइम हिस्ट्री पे ही गुजर गया। ये बात बिल्कुल, देखो द थिंग इज, यही मैटर मुझे ना समझ नहीं आती कि इतनी चीजों को कैसे कंपाइल करना है, यही वहाँ ये बनी हुई। तो बिल्कुल फर्स्ट ये अटेम्प्ट इतना, में हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट कोई बात है। और इट्स नॉट अबाउट द अटेम्प्ट, लेकिन वही बात है ना कि अगर आप एक फेलियर से अगर सीख के निकल जाओ तो वो फेलियर नहीं होता एक्चुअली। सो यस, आपको अपनी शॉर्ट कमिंग का पता लगा कि उसको आपने कैसे कंपाइल करना है। सो उसी को अगर आप सीख के निकल जाओ, जैसे डायबिटीज की अनलिमिटेड हिस्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं। देन पेशेंट सेकंड मैरिज और फिर फर्स्ट मैरिज से सारे इसके इश्यूज एक्सेट्रा, एंड देन कमिंग टू सेकंड मैरिज, इस तरह ग्रैंड मल्टी होती है उसकी एक एक चीज। आई विल टेल यू, आपने बार बार मैं कहती हूँ हर क्लास में तैयारी के लिए मैडम स्पेशली इसी अब जो, पेशेंट की ना वो मैनेजमेंट भी वो मैं डिस्कस करूंगी फिर वो जब मैं प्रेजेंट जब करूंगी आप ना यही यही तो। केस प्रेजेंट करना डायबिटीज का, जब आप ही हो ना हम्म, नायला, जिन्होंने डायबिटीज का कहा था अभी। जी सो जी वी मैं विल इसको डिस्कस फिर योर केस इन द क्लास, पूरी कैसे। पूरे क्लास में हम करेंगे। आप यही केस लेके आना इंशाल्लाह, अगली से अगली क्लास में क्रिटिकल इमरजेंसीज का बहुत लोगों ने कहा है, वो कर लेंगे। और उससे अगली में आपका डायबिटीज वाला नायला केस हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो द थिंग इज के, थैंक यू। क्विकली मैं आपको वही बताऊंगी कि हर क्लास में मैंने कहा कि जब आप पेशेंट्स के ऊपर जाके तैयारी करने लगो, उससे पहले प्लीज अपना एक होमवर्क कंप्लीट करो।
उसमें आपके हर टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस एंड देन द मैनेजमेंट के पॉइंट्स होंगे। जब तक वो चीजें आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होंगी, अगर आप वार्ड्स में जाके पेशेंट्स के साथ खड़े हो जाओगे बेड साइड पे, तो तैयारी नहीं है वो तो फिर पेशेंट के ऊपर खड़े होके आप हर दफा नई नई बात करोगे ना। सो जब आपने एक अपना कंपाइल किया होगा हर चीज, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, और जब आप पेशेंट के ऊपर जाकर खड़े होगे तो यू विल बी रिवाइजिंग इट। और उससे ये हो जाएगा कि आपका टाइम भी बचेगा पेशेंट के पास, और आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी। और जो नोट्स आप बनाओ, यानी जो मैं कह रही हूँ कि कंपाइल करोगे पॉइंट्स, यू हैव टू रिवाइज इट डेली। 1 घंटा आपने, क्योंकि जब तक वो चीजें आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होंगी वो आप एग्जाम में जाके प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब तक आप वो डेली उठ के सुबह एक दफा रिवाइज नहीं कर लोगे कि ये हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, डायबिटीज से रिलेटेड, हाइपरटेंशन से रिलेटेड, कार्डियक डिजीज या किसी चीज से भी रिलेटेड, और एग्जामिनेशन की ये स्पेसिफिक एग्जामिनेशन और ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, तब तक आपके वो फिंगर टिप्स पे नहीं आएगा। मतलब यू हैव टू रिवाइज इट डेली। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, देखो एक टिप हिस्ट्री की। जब पेशेंट आपके पास कोई मेडिकल डिसऑर्डर विद प्रेगनेंसी है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज या प्रेगनेंसी, उसके अंदर यस टू स्टार्ट ऑफ बायोडेटा तो एक तरफ है ही, ठीक है। उसके बाद आपने जब उसका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस की डिटेल लेनी शुरू करनी है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन डेफिनेटली 1 या 2 वर्ड्स में आप, 2 लाइनों में आप उसके अपने पेशेंट के अपने वर्ड्स में बोलते, भी ऑल नो दिस एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले पुरानी चीज बोलोगे, फिर उसके बाद उसकी रीड लेटेस्ट बात करोगे। उसके बाद जब आप HOPI पे आओगे तो आपने इस हिस्ट्री को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, राइट। सो इफ शी इज आइदर अ नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटीज और क्रॉनिक केस, वो तो और बात है, फिर तो बात स्टार्ट होगी कि शी इज अ क्रॉनिक केस ऑफ हाइपरटेंशन फॉर लास्ट 10 years और फॉर लास्ट 6 years, एंड शी was taking this medicine before pregnancy and now is taking this medicine। एंड ऑब्वियसली जहाँ क्रॉनिक डिजीज की बात है तो वहां पर जब तक आप उसकी consequences of that chronic disease on different organs of the body पे जिक्र नहीं करोगे तो वो बात इनकम्प्लीट होगी, which means के and she never got her eye checkup done, heart और kidney। hypertension और डायबिटीज जो स्पेशली है, डायबिटीज तो वो आईज, हार्ट और किडनी के ऊपर असर करती है। तो यहाँ पर ही आपने ये बात, या फिर शी मे गॉट हर, से हो सकता है कि कराया और उस फंडोस्कोपी कराई हो, या मे शी गेट्स हर रेगुलर चेकअप्स डन एवरी 6 months और सो। तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसकी शुरू के 2 लाइनों के बाद देन यू मूव ऑन टू द डिटेल्स, मे बी इफ शी इज PIH फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से बात स्टार्ट हुई। हम फिर नॉर्मली प्रेगनेंसी की बात करते हैं पेशेंट की, यानी कि एंटीनेटल विजिट्स की। क्विकली अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर का, हमें पता है कि ये हमने 2 4 बातें जरूर बोलनी है। उसके बाद अगर इन पर्टिकुलर टू हाइपरटेंशन बात हो रही है, तो आपने इस चीज में 2 3 चीजें जरूर कवर करनी है। एक तो ये कि उस हाइपरटेंशन का मदर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, जिसके अंदर उसकी प्रेजेंट उसके सिम्टम्स, जो कि डेफिनेटली हाइपरटेंशन से रिलेटेड हेडेक, विजन, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन और एडीमा है, राइट। और ब्लरिंग ऑफ विजन ऑफ कोर्स। ये चीजें हम जरूर पूछते हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड। उसके बाद हम उससे जरूर पूछते हैं कि अब ये मदर के बाद, उसके बाद डायरेक्टली उसका अफेक्ट ऑन द बेबी के, उसको अपने बेबी की ग्रोथ ठीक फील हो रही है या किसी ने उसे IUGR तो नहीं बताया हुआ, मूवमेंट। अब हाइपरटेंशन कैन ऑल्सो लीड टू एब्रप्शन, सो हम उसे यही कि पेट सख्त तो नहीं हो जाता या ब्लीडिंग का तो नहीं मसला हुआ, यानी क्विकली आपको फिंगर टिप्स पे होके इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन ऑन मदर एंड इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन और बेबी। उसके बाद तीसरा सेगमेंट आता है कि व्हाट मेडिसिन शी इज टेकिंग और व्हाट ट्रीटमेंट शी इज टेकिंग फॉर हाइपरटेंशन। और उसके बाद ये कि अभी तक उसके साथ कोई मैनेजमेंट प्लान डिस्कस हुआ है या नहीं, यानी क्विकली हर मेडिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड विद प्रेगनेंसी आपने 2 3 जिन बातों का ख्याल रखना, 3 चीजों में डिवाइड करना है कि इफेक्ट ऑफ दैट डिजीज ऑन मदर, इफेक्ट ऑफ दैट डिजीज ऑन फीटस, व्हाट मेडिसिन शी इज टेकिंग राइट नाउ, या उसको अपनी कितनी अवेयरनेस है अबाउट द डिजीज, कि क्या वो कंप्लाइंट होगी, क्या वो घर जाके BP चेक कर सकती है, इफ शी कैन कम बैक अगेन, और मेडिसिन रेगुलर लेने में क्या है वो सारा, क्या उसके रिसेंट टेस्ट सारे हुए हैं, और वो सारा कुछ। तो ये आपने 3 4 बातें। इसी तरह डायबिटीज, देखो डायबिटीज के अंदर हम बात, नो डाउट मदर मदर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, जाहिर बात है, जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीपेप्सिया, या इंक्रीज एपिटाइट, इंक्रीज थर्स्ट, उसका इंक्रीज मिक्चुरेशन, उसके अलावा डिलेड वुंड हीलिंग, मोर ज्यादा इन्फेक्शन कैच कर रही होती है ऐसी खवातीन, तो ये सारा कुछ। उसके बाद इफेक्ट ऑफ
डायबिटीज ऑन बेबी क्या आएगा कि पॉली नॉर्मलस या मैक्रो तो नहीं हो गया, तो यही चीजें आप उससे पूछ लोगे अबाउट द ग्रोथ एंड ऑल दैट। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात डायबिटीज में स्पेशली आएगी कि मेडिसिन से भी पहले कि क्या इफ शी इज अवेयर ऑफ डूइंग एनी एक्सरसाइज, उसका एक्सरसाइज से कितना बेनिफिट है, उसकी कितनी अवेयरनेस है, उसके चीज में उसका डाइट से उसको कितनी अवेयरनेस है यानी कि उसे अपनी कैलोरीज का इंटेक और उसका कार्बोहाइड्रेट्स और फैट प्रोटीन का कुछ पता भी है, या फिर और नहीं तो चलो मीठा अवॉइड करने का ही पता है या नहीं, यानी कि वो डाइट क्या ले रही है, और फिर ये कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक इंसुलिन और उसको कितनी अवेयरनेस अबाउट द इंसुलिन एंड ऑल। और अभी तक कोई लेटेस्ट स्कैन हुआ नहीं। इन शॉर्ट अगेन, इफेक्ट ऑफ द डिजीज ऑन मदर पे जरूर बात, इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन फीटस पे जरूर बात, और फिर उसकी अभी तक की क्या उसकी अवेयरनेस ऑफ दैट पेशेंट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डिजीज, और फिर अब तक की क्या ट्रीटमेंट चल रही है, कोई स्पेसिफिक उसके टेस्ट हुए हैं या कोई और चीज उसको बताई गई है। तो आपने रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स के बाद विजिट एंटीनेटल अगर हिस्ट्री है उसके बाद आपने हर डिजीज के ये बात जरूर करनी है। इसी तरह कार्डियक डिजीज, कार्डियक डिजीज के अंदर दो या तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। देखो, जो कार्डियक डिजीज है ना, उसमें तो बात हमने सबसे पहले तो स्टार्ट करनी है कि इफ शी इज अ नोन केस ऑफ कार्डियक डिजीज, पुरानी कार्डियक डिजीज है या अब कार्डियक डिजीज। अगर वो पुरानी है तो क्या वो रिमेटिक हार्ट डिजीज है या वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। ठीक है, ये दो चीज, ये अब इसमें इवन एंटीनेटल विजिट से भी पहले ये बात आएगी, बिकॉज पेशेंट नोज दैट शी गॉट द कार्डियक डिजीज। एक्सेप्ट कि आप डीडी बना के कार्डियक डिजीज निकाल रहे हो, वो और केस है, लेकिन इफ शी इज अ नोन केस ऑफ कार्डियक डिजीज तो सबसे पहले तो इफ शी इज अ केस ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज और अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज। इफ शी इज अ नॉन केस ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज तो कैसे प्रूव हुआ, क्या उसे इंजेक्शंस लगते रहे मंथली, या क्या उसको कोई जॉइंट पेन या फीवर की बचपन के स्टेज, वो सारा कुछ। उसके बाद आपने वहीं पे अब बात कर लेनी है कि अब व्हाट मेडिसिन शी इज टेकिंग फॉर द कार्डियक डिजीज, या फिर क्या कभी कहीं आईसीयू में स्टे वगैरह करके तो नहीं आई हुई। उससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि शी इज अ मेजर स्टेज कार्डियक डिजीज, यानी कि स्टेज 3-4 वाली कार्डियक डिजीज है, या ये अर्ली स्टेज कार्डियक डिजीज है। सो या अच्छा, उसके बाद बाकी तो एंटीनेटल विजिट्स का जो होगा सो होगा, लेकिन एंटीनेटल विजिट्स में अगेन इसकी ईसीजी एको की बात भी बीच बीच में होगी। बेबी की अगर एको की कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो बेबी की एको की भी बात हो जाएगी। उसके बाद आपने उसका जो अगला स्टेप करना है ना, उसमें आपने एक चीज और करनी है। इसमें फैक्ट ऑफ कार्ड ऑफ अच्छा, अब इसमें मदर के कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कार्डियक डिजीज को वर्सन कर सके उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर आ जाता है इन्फेक्शन, एनीमिया और हाइपरटेंशन। ये वो चीजें हैं जो कि अगर मदर को होगी तो एक कार्डियक डिजीज एग्रीवेट हो सकती है। तो ये चीजें कि कहीं उसको इन्फेक्शन तो नहीं रहती, अगर उसको अनीमिया है तो क्या वो अनीमिया के लिए कुछ ले रही है या नहीं ले रही है, और साथ में ये कि उसको उसकी हाइपरटेंशन का क्या उसका सारा सिलसिला है, उसके लिए आपने करना है। अच्छा, उसके बाद आपने कार्डियक डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस के में भी, अगर वो फ्लूइड ओवरलोड या सांस का बहुत ज्यादा मसला है या वो कौन सी क्लासिफिकेशन में आ रही है उस चीज को। बाकी रेगुलर एंटीनेटल हिस्ट्री है, उसके अलावा और कोई, और स्पेशली अगर कोई ड्रग्स ले रही है फॉर एग्जाम्पल तो चलो उसका पता। तो मेन आपने ये दो चार चीजें इसमें बार बार मैं कहूंगी कि हिस्ट्री में ही आप करके उठो उसकी न्यूयॉर्क क्लासिफिकेशन फॉर हार्ट डिजीज की क्लासिफाई करके पेशेंट को उठो तो ही बेहतर है, सो दैट यू शुड नो एग्जैक्टली कि ये कौन सी मेजर डिग्री या माइनर डिग्री कार्डियक डिजीज है। इतना काफी है। सो हिस्ट्री के अंदर आप देखो क्विकली, मैंने आपको किस तरह पॉइंट्स बता रही हूँ। जब तक ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होंगी, ये आपने जब तक पॉइंट्स नहीं बनाए होंगे, और आप ये पॉइंट्स बनाए बगैर जब तक एग्जाम में नहीं जा सकते, तब तक आपका जो है ना वो नहीं होगा। तब तक वहां जाके ये चीजें आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, मतलब इसलिए अब अभी है ये दिसंबर, यू हैव एडिक्वेट टाइम, अभी का टाइम है आपके पास। सो आप ये हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते लगा के अपने ये पॉइंट्स पूरे करो, इनको याद करो, डेली उठ उठ के याद करोगे, और उसके बाद मे बी फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आप जाकर पेशेंट्स के ऊपर अगर करो तो फिर आपको इस चीज का बहुत फायदा होगा। इसी तरह अनीमिया, अनीमिया पे मेरी बहुत क्लासेस है यूट्यूब के ऊपर, बट अगेन अनीमिया इज लाइक एन अनलिमिटेड थिंग। तो अनीमिया के अंदर भी इसी तरह होता है। अनीमिया में अगर आप करो तो यस, अनीमिया टाइम्स यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि अनीमिया या कार्डियक डिजीज है, दीज आर द ओवरलैपिंग सिम्टम्स। इसमें अगर आप अनीमिया के सिम्टम्स से स्टार्ट करोगे तो भी ऑल लो, किसी ने अगर कोई क्विकली अनीमिया, जिस तरह मैं तेजी तेजी बोल रही हूँ, कोई क्विकली अगर अनीमिया की
हिस्ट्री के कोई पॉइंट्स बोलना चाहे तो प्लीज आप करो, फिर हम मैं उसके बाद उसमें चीजें अगर ऐड की जरूरत हुई तो कर दूँ। Yes, madam. हम्म। Madam, may I start? जी। Madam, first I will introduce myself to a patient, greet her, and take her introduction and complete the biodata. And then I will inquire about the last menstrual period, regularity of the cycle to confirm the period of gestation. Then I want to know that any history of shortness of breath and the history of palpitation, easy fatigability, any history of shortness of breath along with the chest pain radiating the left arm and cyanosis, and history of any high-grade fever with rigor and chills to exclude the malaria, and any history of हम्म। palpitation, heat loss, cold intolerance. And further on, I will also inquire about any history of diet intake, and any history of milk, egg, and meat intake. And then I will inquire about any history of worms infestation and a perineal itch, and history of then ma'am, and also inquire about any history of APH in this pregnancy, any history of interpregnancy interval, and parity, any history of PPH. And further, I will also inquire about any history of how her menstrual cycle is going on, and any history of menorrhagia, and any history of transfusion, and any allergic reaction if she experienced any during the transfusion. Then further, I will inquire about the previous ops history, detailed outcome, and any history of anemia and dead pregnancies. Then I will inquire about the surgical, medical, other cardiac, and other disorders, TB and asthma. Then further, I will inquire about any drug allergy and addiction history. ठीक है, सो गुड। अच्छा, इसमें अब देखो, इट वाज गुड, मतलब आपने स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, बट इसमें देखो, इट्स नॉट जस्ट कवरिंग द थ्योरी एंड इट्स नॉट जस्ट से कवरिंग ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू एनीमिया। मैं आपको यही बात बताना चाह रही हूँ उस वक्त से हिस्ट्री में। ये देखो, हिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने कहा कि आपने सेगमेंट्स डिवाइड किए कि इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन मदर, इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन फीटस, अवेयरनेस ऑफ मदर अबाउट द डिजीज एंड द ट्रीटमेंट शी इज टेकिंग, मतलब रफली एक ये है, ठीक है। सो अब अनीमिया, अनीमिया के अंदर आपने बात जब स्टार्ट करनी है तो यस, वो आपने उसके सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम से नंबर वन स्टार्ट करना है, प्रेजेंट जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, वी नो कि अनीमिया के कॉमनेस्ट जो सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप करते हैं विद द कार्डियक डिजीज। तो जब आप वो सिम्टम्स बोल रहे हो तो साथ ही कार्डियक डिजीज को भी रूल आउट करते हुए नजर आओ, अदरवाइज एग्जामिनर के साथ इसी बात पे टाइम ना पूरा हो जाए कि कहीं पेशेंट कार्डियक तो नहीं है, एंड यू नो योर पेशेंट इज नॉट कार्डियक, शी इज अनीमिक, राइट। तो आपने उसको हिस्ट्री में ही पेशेंट से, जिस तरह आपको पता लगा हिस्ट्री से कि शी इज नॉट कार्डियक, इसी तरह एग्जामिनर को बताते हुए यू नीड टू प्रूफ ड्यूरिंग योर हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन के शी इज नॉट कार्डियक, शी इज एनीमिक, नंबर वन। सो आपके जब सिम्टम्स, आप मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बोलो, उसमें साथ ही आपने हिस्ट्री के अंदर उसके कार्डियो, मैं भी बताती हूँ किस तरीके से। सो आपने उसको कार्डियक को रूल आउट कर लिया कि ये अनीमिक है, कार्डियक नहीं, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स उस दो चार लाइनों में बोल के, नंबर वन। नंबर टू, आपने उसके बाद उसका अनीमिया, देखो अनीमिया को हमने इधर नहीं छोड़ देना, आपका बड़ा अच्छे है वैसे तो पॉइंट्स है, लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करो। उसके बाद आपने कि उस वाई इज शी एनीमिक, उसमें आप सबसे कॉमन बातें बोलो कि क्या उसका मीट इनटेक कितना है, ठीक है, कहीं वो HMB की पेशेंट तो नहीं रह चुकी बिफोर प्रेगनेंसी, कहीं उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नहीं रह चुकी, क्या वो ओरल आयरन लेती रही है अब तक, ठीक है, मतलब वजह क्या, वाई इज शी एनीमिक, क्या उसके पिछले, इफ शी इज मल्टी ग्रेविड है, उसके पिछले बच्चों की दफा बहुत ब्लीडिंग होती रही है, क्या उसकी फैमिली में थैलेसीमिया है, तो हो सकता है ये भी हो। सो इस चीज को रूल आउट करेंगे। उसके बाद हमारे कंट्री में वर्म इन्फेस्टेशन मलेरिया इज वेरी कॉमन, तो आप वो भी कर सकते हो। आई डोंट नो व्हाई यू, एक्चुअली आपने बहुत अर्ली बोला, एक्सक्यूज मी, ये हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस वाली बात है, एक्सक्यूज मी। तो हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस वाला जो है वो इसके साथ, सो आपने वो उस चीज को भी रूल आउट करना है कि वो वजह क्या बनी, ठीक है। उसके बाद आप
फर्दर कि अब तक कोई ब्लड लगा या नहीं लगा, अगर ब्लड लगा है तो वो फ्रेश ब्लड था या नहीं था, या वो सारा क्या था। किसी ने कहा कि पल्मनरी भी, यू आर वेरी राइट, इफ समवन हैज गॉट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो या तो वो अनीमिया हो सकता है, या वो हार्ट डिजीज हो सकती है, या वो पल्मनरी हो सकता है। लेकिन साथ ही व्हेन यू सेइंग जब कफ नहीं है, जब उसको उस तरह के मसले बिल्कुल उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में ही नहीं है, तो मोस्टली पल्मनरी को रूल आउट करना बहुत आसान होता है, कार्डियक को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो अनीमिया की हिस्ट्री में अगर आप यूं बोलो कि अच्छा, अब अगर व्हेन यू हैव टेकन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड यू नो शी इज एनीमिक एंड नॉट कार्डियक, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट योर हिस्ट्री with the point that she has got shortness of breath, which is more while climbing stairs, या which is more after doing work in the kitchen or something. Shortness of breath को categorize करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दफा shortness of breath actually होती नहीं है। सो उसको categorize भी, so which is after climbing stairs या कुछ है, क्योंकि अगर बैठे बैठे उसे shortness of breath हो रही है तो वो और भी बड़ा एक significant symptom है। तो shortness of breath because of this, and बिकॉज शी इज अनीमिक, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ इजी फटीगेबिलिटी और लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग वर्क को पहले जिक्र कर। एक्सक्यूज मी, अगर वो कार्डियक पेशेंट होती तो आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को उसी तरह कैटेगराइज करके फिर आप कहते हैं कि उसको चेस्ट पेन भी है, या पैल्पिटेशंस भी है, या स्वेटिंग कोल्ड स्वेट्स है, या कुछ ऐसा। क्योंकि ये अनीमिक है, इसलिए आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पहले इजी फटीगेबिलिटी और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की बात की, उसके बाद आप बेशक पैल्पिटेशंस की बात कर दो और बाकी बातें, और साथ बोलो कि नो हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, साइनोसिस और कोल्ड स्वेट्स या कुछ ऐसा। ठीक है, इस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में, देखो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने हर क्लास में मैं कहती हूँ कि आप किस सीक्वेंस में बात कर रहे हो। आप हैजर्ड बात तो हर मरीज में होगी, आप वहां पर बैठ के हर मरीज की बात नहीं हो रही, वहां पर बैठ के उस मरीज की बात हो रही है जो कि उसकी बातों से पता चल गया आपको भी कि पेशेंट को क्या, एग्जामिनर को भी पता है। बट एग्जामिनर वांट्स टू नो कि आपने इस चीज तक आप पहुंचे कैसे। इसमें आपने सीक्वेंस बड़ा ठीक रखना है, बिकॉज इफ यू नो शी इज एनीमिक देन इट्स बेटर टू टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया फर्स्ट एंड देन अबाउट अदर चेस्ट सिम्टम्स बाद में। सो अगर आप इसको ऊपर नीचे इसी तरह कार्डियक पेशेंट है तो इट्स बेटर टू टॉक अबाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड उसकी कैटेगराइजेशन, एंड देन अबाउट पैल्पिटेशंस एंड चेस्ट पेन बिफोर यू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपने चलना है। तो उसके प्रेजेंट सिम्टम्स के बाद फिर रूल आउट आप करो, जो बहुत अच्छा जैनब ने सारी हमें डीडी दी है कि वाई इज शी एनीमिक। क्या वो आयरन की गोली नहीं लेती रही, क्या वो ओरल मीट इनटेक उसका अगर नहीं है तो कितना है और क्यों नहीं है, शी वेजिटेरियन, उसे क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है मीट इनटेक से, और मे बी शी इज नॉट अफोर्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें उसके बाद आप मतलब हर बात को वही इलेबोरेट करके खत्म कर दो, ताकि उस चीज में एग्जामिनर को टाइम ना वेस्ट हो के इसको ऐसा क्यों है। ठीक है, और फिर ओरल आयरन को रूल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मे बी इफ यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब हर ओरल आयरन अगेन, तो फिर क्या पता वो कंप्लायंट ही नहीं है, मतलब फिर आप उसको दोबारा वही चीज दिए जा रहे हो जो, या फिर हो सकता है ओरल आयरन उसे हजम ही नहीं हो रही। अगर उसे ओरल आयरन हजम नहीं हो रही तो फिर आप उसको वो तो नहीं करोगे ना, फिर आप उसको दोबारा ओरल आयरन तो नहीं दोगे, तो उस चीज को उसके साथ साथ ही रूल आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हिस्ट्री में अनीमिया की सबसे पहले उसके प्रेजेंट सिम्टम्स, स्टार्टिंग विद द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया फर्स्ट, देन रूलिंग आउट कार्डियक एंड yes a bit pulmonary disease also, and then finding out the cause of anemia because you cannot treat anemia if you don't know the cause, and then उसकी नॉन कंप्लायंस या उसकी मेडिकल अभी तक वो क्या मेडिसिन ले रही है या क्या ट्रीटमेंट को ले रही है। अनीमिया का इफेक्ट बहुत ज्यादा बेबी पे होता नहीं है, अगर ज्यादा ही इफेक्ट की बात की जाए तो प्री टर्म लेबर की बात हो सकती है। इट डजंट रियली कॉज IUGR। बहुत एक्सट्रीम का कोई केस हो तो बहुत स्पेसिफिकली उस पर भी बात करने की बहुत जरूरत नहीं है। सो बेसिकली तो यही है कि आप अनीमिया के प्रेजेंट सिम्टम्स, उसकी कॉज और उसकी अब तक की ट्रीटमेंट पे सीक्वेंस ठीक रख के बात करो तो वो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, जी मैम। सो हिस्ट्री अनीमिया के बाद और किसकी हिस्ट्री आपने करनी है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस मोस्टली इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डायबिटीज। अच्छा, डायबिटीज की हम कर चुके हैं बात, हाँ डायबिटीज की हमने कर ली हुई है। और सो पॉली और मैक्रो या लार्ज फॉर डेट्स, अगेन लार्ज फॉर डेट्स में यू कैन नॉट टेक हिस्ट्री अनलेस यू मेक अ गुड डीडी। हिस्ट्री लेते हुए डीडी पूरी उसी तरह से गुजारनी होती है। यस, यू शुड रूल आउट डायबिटीज एंड ऑल डेट्स, बार बार कंफर्म करेंगे। लार्ज और स्मॉल फॉर डेट्स में आपने उसकी एलएमपी अगर नहीं याद फॉर एग्जाम्पल तो फिर तो वो अनश्योर ऑफ डेट्स का केस बन जाएगा, फिर आप उसकी ईद या रोजों से निकालोगे। अदरवाइज आप उसकी एलएमपी, उसके अर्ली स्कैन, उसका अनोमली वाला स्कैन या रीसेंट स्कैन
और उन सब चीज़ों से कोरिलेट करके, और फिर उसके बाद पॉली के अंदर आप उसकी डायबिटीज़, एनॉमलस और बाकी सारी चीज़ें रूल आउट करोगे कि लार्ज फॉर डेट्स है तो बहुत सारी डीडी बन जाती है जिसमें फाइब्रोइड, मैस और ट्विन्स या मल्टीपल जेस्टेशन और वो सारी चीजें आ जाती है, मोलर का भी। सो वो आप कर लोगे, ठीक है। इसी तरह मैक्रोसोमिया का है, स्मॉल फॉर डेट्स, और कोई केस अगर है तो बताओ, उसकी भी क्विकली हिस्ट्री, फिर मैं आपको जल्दी से एग्जामिनेशन की बात भी बताती हूँ कि आपने किस तरह कवर करना है। ऑप्स का कोई और केस अगर है तो बता दो। ठीक है, मैडम सो कोई एपीएच को मैडम APH is abruption. APH is very, very interesting and important topic. Actually, it's not only important for exam, but ये आपकी normal life के लिए life saving है for mother and for the baby actually. So इसकी management तो बहुत ही important है abruption की, बल्कि किसी दिन हमने पूरा APH डिस्कस करेंगे। So APH में तो बहुत, देखो APH अब ये भी डिपेंड करता है कि किस gestation का है, ठीक है ना। सो मोस्टली तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर का ही देंगे, अगर देंगे, ताकि उसमें डिस्कस करने वाला तो कुछ हो। उसकी हिस्ट्री अगेन, पेशेंट इज देयर विद ब्लीडिंग, उसकी सबसे पहले शी मे बी केस ऑफ एन इमरजेंसी, वो एक इमरजेंसी केस हो सकता है। सो आपने तो सबसे पहले उसको रूल आउट करना है कि उसको ब्लीडिंग कितनी है। ब्लीडिंग का नाम सुनते ही उसको पेन को पूछो, पेन का नाम सुनते ही उसकी बेबी मूवमेंट्स पूछो। सो ये दो तीन चीजें हैं, बिकॉज एब्रप्शन कैन बी कंसील्ड एब्रप्शन एंड इट कैन लीड टू आईयूडी if more than 50% of abruption occurs। सो आप अब ये सारी चीजें अगर तो वो बिल्कुल स्पॉटिंग है उसकी है, देन यस यू शुड आस्क अबाउट दीज थ्री थिंग्स एंड देन अबाउट द प्लेसेंटा कि अब तक उसका स्कैन हुआ है और प्लेसेंटा कहाँ है, वो सारा कुछ। और इन सारी चीजों में जब आप इसकी पूरी डीडी निकालते हो एब्रप्शन की, वो डीडी के हिसाब से पूरी हिस्ट्री लेते हो, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग सबसे पहले, पेन, फिर बेबी की मूवमेंट्स और उसे क्या पता है अपने प्लेसेंटा के बारे में। उसके बाद आप सारी डीडी एब्रप्शन की रूल आउट करोगे। और उसके बाद आप देखो, जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हो आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी मैनेजमेंट भी चल रही होती है। यू नीड टू नो अबाउट हर ब्लड ग्रुप एंड स्पेशली if she has got some donors arranged all the times or not। So ये दो तीन चीजें आपने, और साथ ही because she's a case of bleeding so she may be anemic also, तो वो आपने बहुत सारी चीजें इसको इसमें ड्यूरिंग हिस्ट्री ही कवर करके आप एग्जामिनेशन पे जाते हो, ताकि जब आप उसका मैनेजमेंट की बात करने लगो तो आपको वो पता हो कि ये चीजें हैं। हो सकता है शी इज अ केस ऑफ एब्रप्शन विद नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंड शी नीड्स एंटी-डी आल्सो। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप एब्रप्शन में बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और तो वही बात कि जब कोई इस तरह का केस हो आपके पास जो कि आपको क्रिटिकल इमरजेंसी का भी लग सकता है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपने ये रूल आउट करना है कि क्या ये इमरजेंसी का केस है या ये मैं आराम से हिस्ट्री लेने वाला केस है, राइट। सो इफ शी इज अ केस ऑफ एन इमरजेंसी, मे बी शी इज हैविंग हेवी ब्लीडिंग और मे बी शी इज हैविंग लिटिल ब्लीडिंग विद पेन और absent बेबी मूवमेंट, सो शी इज अ केस ऑफ एन obstetrical इमरजेंसी, फिर आपको उसमें जरा फिर टाइम नहीं उस केस से वेस्ट करना, ठीक है। सो एब्रप्शन का आप उस तरीके से बिल्कुल करोगे। ऑप्स के अंदर क्विकली अगर आप बात करो हिस्ट्री के साथ साथ एग्जामिनेशन की भी, तो एग्जामिनेशन में वही देखो, एग्जामिनेशन में दो तीन चीजें मैं आपको क्विकली बताऊंगी, कवर करा देती हूँ। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एनीमिया और लार्ज और स्मॉल फॉर डेट्स और उसका ट्विंस का। एग्जामिनेशन में जब फोकस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे, देखो हाइपरटेंशन जो है ना, एक तरह से इट्स ऑल्सो, हाइपरटेंशन इज अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज ना। तो इसके अंदर जब आप इसके अंदर फोकस्ड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पल्स इज इम्पोर्टेंट, रेडियल डिले इज इम्पोर्टेंट या रेडियो फेमरल डिले इज इम्पोर्टेंट, एंड देन ब्लड प्रेशर इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट जनरल फिजिकल में अगर आप फोकस्ड एग्जामिनेशन की बातें करो। उसके बाद इसका एडीमा इज इम्पोर्टेंट, हर रिफ्लेक्सेस आर इम्पोर्टेंट, राइट। और उसके अलावा बिकॉज इट्स अ कार्डियोवास्कुलर, देयर इज नो हार्म इफ यू इवन चेक जेवीपी इन दिस बिकॉज इट्स अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। उसके बाद आपने फिर आप ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर तो आपको पता है कि इंस्पेक्शन, पेल्पेशन और ऑस्कल्टेशन है, परकशन होती नहीं हमारी। सो आपने वही सारा ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन जो हम हर दफा करते हैं करना है, लेकिन इसके अंदर एब्डोमेन सॉफ्ट नॉन टेंडर की बात भी करनी है बिकॉज यू नो हाइपरटेंशन लीड्स टू एब्रप्शन ऑल्सो। ये छोटी छोटी बातें होंगी जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम द नॉर्मल कैंडिडेट। सो जब आप हाइपरटेंशन का केस करोगे और हाइपरटेंशन के अंदर बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, आपने टिपिकल ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन की जगह आपने जब बोला दो तीन बातें ऐड की बिकॉज यू नो शी इज अ केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन कैन कॉज
एब्रप्शन ऑल्सो बहुत बहुत उसके साथ कॉमन है। तो और आपने सिर्फ नॉन टेंडर एब्डोमेन बोला है, तो ये क्या एक चीज आपकी ऐड करेगी। इसी तरह अगर आप ट्विन के अंदर या अनीमिया के अंदर जिसके अंदर थोड़ा सा भी प्रीटर्म का चांस होता है, अगर आप उसके अंदर नो पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बोल दोगे, तो वो एक चीज आपकी ऐड हो जाएगी, विच मीन्स कि आपके माइंड में ये चीजें हैं कि ये डिजीज ये कर सकती है, इसलिए आपने इस चीज को एग्जामिन कर इसको पेशेंट को एग्जामिन करते हुए इस चीज का ख्याल रखा। तो आपने एग्जामिनेशन में ये फोकस पाते हैं। हाइपरटेंशन इसी तरह डायबिटीज में भी कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट होता है माइक्रोवास्कुलर लेवल पे। तो यस, डायबिटीज अकर्स विद हाइपरटेंशन आल्सो, सो यस इसके अंदर ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अगेन डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा एडीमा और उन चीजों की बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत ही है तो चलो जेवीपी, बिकॉज अगेन कार्डियोवास्कुलर इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपने वही एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में उसी तरीके से सारा, तो इसके अंदर इतना कोई एक्स्ट्रा है नहीं। अनीमिया के अंदर अगेन अनीमिया के अंदर आपने अनीमिया भी हार्ट को अफेक्ट करता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, तो इसमें अनीमिया में भी, और एंड अगेन अनीमिया इज एन ओवरलैपिंग डिजीज विद द कार्डियक डिजीज। सो आप इसके अंदर कंप्लीट कार्डियक एग्जामिनेशन भी करोगे बिकॉज सेम सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, और इसके अंदर आप जेवीपी भी चेक करोगे। अदर देन दैट नॉर्मल ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन भी वही होगा। और उसके अलावा और कौन सा एब्रप्शन वगैरह का मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि पॉली और मैक्रो इन डायबिटीज। यस उसके अंदर भी यही है सारा कुछ, बस लार्ज फॉर डेट्स का ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि ये चीजें देखो, आपने एक्स्ट्रा बोलनी है अदर देन योर नॉर्मल एग्जामिनेशन। वहां पर 10 मिनट होगा, और आपने अगर सिर्फ हाइपरटेंशन का पीआईएच का एग्जामिनेशन की बात करनी है तो यू नीड टू टॉक। आपने आपने जनरल फिजिकल में जब तक पल्स रेडियल डिले वगैरह एंड देन हाइपरटेंशन एडीमा रिफ्लेक्सेस और जेवीपी की अगर बात, जेवीपी चलो रहने भी दो, या फिर जिसे कहते हैं ना कि वो जो रीनल ब्रूई या वो उसकी बात भी ना भी करो, लेकिन बाकी चीजों की बात नहीं की तो वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इट्स नॉट ओनली कि आपने कवर करना है, वही बात है कि आपने उन स्टेशन पे एटलीस्ट 70% की तैयारी करके जाना है, ठीक है। तो ऑप्स के मैं अभी क्विक जरा तेज इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे क्विकली हम गायनी का भी ये वाला एस्पेक्ट्स कवर कर लें, तो हमारी पे 2 क्लासों में हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट की एक कंप्लीट आउटलाइन कवर हो जाएगी एक्चुअली। सो ऑप्स के एग्जामिनेशन में आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि अगर आप ऐड कर लो तो इसमें कुछ और कोई टॉपिक या कोई और चीज अगर किसी ने ऐड करनी है। ट्विन्स का मेरी क्लास, मेरी जो मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली क्लास है उसमें ट्विन का एग्जामिनेशन इज अ वेरी डिटेल्ड एग्जामिनेशन, वो सारा मैंने आपको अलग से बताया हुआ। देयर आर फ्यू केसेस लाइक ट्विन, यूवी प्रोलैप्स, ऑफ कोर्स कार्डियक, ये वो एग्जामिनेशंस हैं जो कि एक कंप्लीट विच आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल एग्जामिनेशन। तो तो इसलिए उसके तो अलग से वन एनीमिया में ऑप्स के एग्जामिनेशन में क्या एक्स्ट्रा करना है। एनीमिया के अंदर आपने कार्डियक एग्जामिनेशन पूरा करना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन, जिसके अंदर पल्स ब्लड प्रेशर जेवीपी एंड देन द होल कार्डियक चेस्ट एग्जामिनेशन। उसके अंदर पहले एक्सपोजर होता है, इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन में आप कोई विजिबल पेल्पेशन देख लेते हो या कोई स्कार मार्क एक्सेट्रा, एंड देन यू डू पैल्पेशन। पैल्पेशन के अंदर पहले एपिक्स बीट को आप लोकलाइज करते हो एंड यू फील द एपिक्स बीट इफ इट इज tapping or not tapping, and then you put your hand on all the areas to check जो उसका aortic pulmonary है वो सारे areas है उसके ऊपर आप हाथ रखते हो to check if you can find any palpable murmur or not, and then you auscultate। हाँ जब आप palpable murmur उसमें आप epigastrium में भी हाथ रखते हो to check for any palpable murmur, and then you do auscultation। auscultation के अंदर आप उसमें सारे हार्ट साउंड सुनते हो, S1 S2 और S3 या कोई और एडेड साउंड बाय पुटिंग योर स्टेक एट ऑल द एरियाज। और उसके बाद आप उसका जो है अगर कोई आपको एडेड मरमर या कुछ हो तो इट्स बेटर इफ यू कैन पिक इट, इफ यू डोंट तो भी अगर आप सिर्फ एडेड साउंड भी कह दो तो वो हमारे लिए काफी है। और उसके बाद आप वही मरमर हमें पता है कि उसी तरह सिस्टली और डायस्टली के बीच में आप बाद में आप सुनते हो एंड यू पुट टू चेक फॉर द सिस्टली एंड डायस्टली एंड देन यू चेक फॉर द एडेड मरमर और द एडेड साउंड। तो अनीमिया के अंदर आपने कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन भी करना है एंड देन यू डू द ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। और ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में आप नॉर्मल एग्जामिनेशन करते हो
जिसमें आप पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शंस को भी रूल आउट करते हो। क्या लिखा है, ट्रांसफ्यूजन का बता दे, बहुत कंफ्यूजिंग, कब करनी है कब नहीं। ये तो मैनेजमेंट है एनीमिया की। एनीमिया की मेरी बहुत सारी क्लासेस हैं, ये हम डिटेल में मैनेजमेंट, बिकॉज ये अगर हम इस तरफ चलेगी ना बात, तो फिर वो बाकी हमारे मेन मेन टॉपिक्स रह जाएंगे। सो मैं, अभी आप लोगों का टाइम है, हम एनीमिया का केस अलग से भी कर लेंगे। एनीमिया की मेरी बहुत सारी क्लासेस भी है, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन नहीं हो जाती, सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली कब आपने ओरल देना है, कब आईवी आयरन देना है, और कब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो दिस वी विल डिस्कस, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब इन्वेस्टिगेशंस बहुत क्विकली बता देती हूँ। ऑब्वियसली सीरियस की वीडियो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ये जो बेड साइड हमारी एग्जामिनेशन की किताबें भी होती है, सो दे आर वेरी वेरी गुड। हम वी डोंट नीड टू बी वेरी गुड और परफेक्ट इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन एक्चुअली, क्योंकि इट इज नॉट आवर फील्ड। हम जितना भी एग्जामिनेशन करें अदर देन आवर फील्ड, जैसे कि general physical examination, maybe even the lymph node palpation, or maybe the cardiovascular system examination, उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम कोई चीज मिस ना कर जाए पेशेंट में। अगर पेशेंट कार्डियक पेशेंट है तो हमें एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि ये कार्डियक पेशेंट है। बेशक ये ना पता चले कि कार्डियक की कौन सा वाला पेशेंट है, कौन सा हार्ट ब्लॉक है, या वो माइट्रल वाल्व का केस है या नहीं, बट एटलीस्ट ये पता चल जाए कि दिस पेशेंट शुड बी सीन बाय कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्सो। ये चीज हम मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए अगर लिम्फ नोड्स हैं तो हमें एटलीस्ट लार्ज लिम्फ नोड्स मिल जाए, ताकि हम इसको फर्दर इवेल्युएट, हमें ये पता हो कि दिस पेशेंट नीड्स फर्दर इवेल्युएशन और नॉट। बिकॉज ऐसा ना हो कि पेशेंट को खुदा ना खास्ता कोई हॉजकिंस डिजीज भी थी और वो हम उसे ट्रीट किए जा रहे हैं, एंड वी मिस्ड द लिम्फ नोड्स और एनीथिंग एल्स इन अ पेशेंट, और हम उसको फर्दर इवेल्युएट ही नहीं करा सके। सो एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसमें इस हद तक हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स नॉट आवर फील्ड कि हमें मरमर का कोई बहुत स्पेसिफिसिटी भी पता चल जाए। अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों ने कार्डियोलॉजी में काम या इंटर्नशिप वगैरह किया होता है, एंड दे नो। बट एज ऑब्स्टेट्रिशियन वी कैन नॉट मिस के पेशेंट इज अ कार्डियक पेशेंट, बट नोइंग एग्जैक्टली कि वो क्या है, वो फिर कार्डियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। सो इसमें बहुत टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो देख लो, वीडियो देख लो, या बेडसाइड की किताबों से पढ़ लो, और फिर एक दो पेशेंट्स पे प्रैक्टिस कर लो ताकि चीजें, बट यू डोंट नीड टू बी दैट गुड कि आप जाके मरमर सुनने बैठ जाओ कि कौन सा मरमर क्या है। वो हमारा काम नहीं, वो कार्डियोलॉजिस्ट का है, ठीक है। सो हिस्ट्री के बाद हम क्विकली इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस बहुत आसान है ऑब्स्टेट्रिक्स में, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैं हर क्लास में कहती हूँ, जैसे हाइपरटेंशन का केस है तो बेसलाइन के अलावा हमें पीआईएच प्रोफाइल हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, कि उसको एलएफटी, आरएफटी, सीरम यूरिक एसिड, या यूरिन एल्ब्यूमिन तो चाहिए ही चाहिए था। सो सीरम यूरिक एसिड, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर वो डायबिटीज, इसके अंदर ईसीजी भी बेशक करा लो, बिकॉज शी में भी क्रोनिक हाइपरटेंसिव ऑल्सो। डायबिटीज के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ ईसीजी, फेंडोस्कोपी, और यस एट टाइम्स वी नीड टू नो आरएफटीज ऑल्सो। सो आप बस ये तीन चीजें अदर देन बेसलाइन कराओगे। अनीमिया के अंदर तो हम एग्जैक्टली जी। मैडम सॉरी मैम, ये जो हम डायबिटीज का केस है या हाइपरटेंशन का केस है, इसमें हम फीटल एको भी करवा सकते हैं या नहीं नहीं, मांगते, सिर्फ नहीं, अनीमिया में फीटल एको मांगते हैं? बहुत बड़ी बात है। फीटल एको तो तब तब फीटल एको तो कराने के लिए कोई बंदा अगर आप ढूंढो, वेरी आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, शायद लाहौर में कोई थोड़े ही लोग होंगे जहाँ पे प्रॉपर फीटल एको की रिपोर्ट आपको बना कर देंगे। और फिर वो कितनी महंगी, अगर सरकारी अस्पतालों में करो तो भी आपको पहले पता नहीं कितने अर्से पहले टाइम लेना पड़े, और फिर वो फीटल एको का बंदा अवेलेबल हो, एंड इट टेक्स टाइम, एंड इट्स ये काफी मतलब मे बी स्किलफुल ज्यादा होने थैंक की यू। बात होती है, क्योंकि इट्स नॉट इजी। तो फीटल एको से कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं ऐसी जो कि हमारे हमने बहुत सोच समझ के कहनी है। एक
अच्छा ठीक है, सो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके अंदर आता है, ठीक है, फीटल एको आता है, एंड देन उसके अंदर एक चीज और ये डॉपलर आ जाता है, डॉपलर ठीक है। यस, ये जी। किसमें कराना है किसमें नहीं कराना, ये बहुत जरूरी बात है। देखो फीटल एको तो उसमें जहाँ कंजेनिटल हार्ट डिजीज है मदर में, या इस प्रेगनेंसी में उसके और बच्चों को पहले एक हार्ट डिजीज रह चुकी है, ठीक है, या फादर या मदर में हार्ट डिजीज रह चुकी है, या बेबी जो पैदा होने वाला है उसके किसी सिबलिंग में हार्ट डिजीज रह चुकी है, तो फिर तो आप फीटल एको इंडिकेटेड है। उसके अलावा और कोई इंडिकेशन नहीं फीटल एको की। डॉपलर कब कराना है? डॉपलर जहां पे आपकी फंडल हाइट आपको कंफर्म, मतलब आपको फंडल हाइट नहीं बता सक रही अबाउट द ग्रोथ ऑफ द बेबी, जैसा कि अनश्योर ऑफ डेट्स में, जैसा कि लार्ज फॉर डेट्स या स्मॉल फॉर डेट्स में, या यूजीआर में, या फिर आप या पॉलीहाइड्रेमियास में, जिसमें आपकी फंडल हाइट इज नॉट अ गुड, इट्स नॉट अ रिलायबल थिंग जो कि आपको ग्रोथ ऑफ द बेबी के बारे में कोई कमेंट कर सके। उसके अलावा डॉपलर आप कराओगे क्रॉनिक हाइपरटेंशन और क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट में 28 और 32 वीक्स पे, 2 डॉपलर बस आप करा लो। सो ये, उसके अलावा किसी पेशेंट में आप डॉपलर नहीं कराओगे। पेशेंट इज, आपको पता है शी इज नॉट क्रॉनिक डायबिटिक, उसको प्रेगनेंसी में आपने उसके डायबिटीज पे की और वही लेके चल रहे हो, तो फिर डॉपलर की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि आपकी फंडल हाइट नहीं आपको बता सकती, मे बी लार्ज फॉर डेट्स या पॉली या यूजीआर की वजह से, कि इसकी बेबी की ग्रोथ कैसी जा रही है, सिर्फ इस केस में, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हर पेशेंट में डॉपलर या हर एक उसमें करने की जरूरत नहीं है। प्री एक्लेम्पशिया इज अगेन अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन एक्चुअली। ये बात अच्छा है, देखो अगर फॉर एग्जांपल फंडल हाइट प्री एक्लेम्पशिया में ठीक है और वो पेशेंट पीआईएच का केस है, तो उसके अंदर देर इज नो हार्म अगर आप एक बेसलाइन डॉपलर 32 पे करा लो, लेकिन इंडिकेटेड इतना वो उसमें भी नहीं है कि प्री एक्लेम्पशिया में आपका अगर फंडल हाइट ठीक बता रही है तो आप हर एक में उसमें डॉपलर कराने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि आप को फंडल हाइट कम मिल रही है या कहीं आईयूजीआर आ रहा है या ओलिगोहाइड्रेमियास आ रहा है स्कैन के अंदर, तो फिर तो आप उसको वो करा सकते हो, ठीक है। और ओजीटीटी कब कब कराना है? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक इन्वेस्टिगेशन ओजीटीटी की भी है। ओजीटीटी सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 24 से 28 वीक्स के बीच में एशियन खवातीन में करा लें, क्योंकि हमारे वो उसमें रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं ना, कि पिछला मैक्रोसोमिक है, एक आईयूडी हो चुका है, या अब मैक्रोसोमिक बेबी है, या प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस प्रेगनेंसी में डायबिटीज थी या कुछ ऐसा, तो फिर वो कहते हैं ओजीटीटी कराएं। हाँ, और उसमें एक रिस्क फैक्टर दिया हुआ है एथनिसिटी। एशियन एथनिसिटी इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज या जीडीएम। सो अब फैमिली में हो या ना हो, या वो तो 24 से 28 वीक्स के बीच में हम 26 वीक्स से पहले पहले एक ओजीटीटी करा लेते हैं। अफरोज आपको क्वेश्चन लेती हूँ, उसके अलावा अर्ली ओजीटीटी कब कराना है? 16-18 हफ्ते तक, या फर्स्ट बुकिंग भी तो आप HbA1c कराते हो अगर प्रीवियस इसकी डायबिटीज की हिस्ट्री है। अर्ली ओजीटीटी आप कराओगे जिसमें पहले उसको पिछली प्रेगनेंसी में अगर जीडीएम रह चुका है। जी अफरोज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जी। मैम वो बोलते हैं कि मतलब जिसके रिस्क फैक्टर्स हो, जैसे प्रीवियस स्टिल बर्थ हो, बीएमआई मोर देन 30 हो, या एशियन वुमेन हो, तो मैम इसमें उन्होंने जो एसओजीपी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से है कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करोगे, फिर से अगर नॉर्मल आ गए तो सेकंड में भी करोगे, अगर उसमें भी नॉर्मल आती है तो थर्ड में भी करोगे अगर उसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। हम्म, ये इसलिए ठीक है, देखो एसओजीपी ने इसलिए बनाई है गाइडलाइन क्योंकि साउथ एशिया और इस सब में बहुत ज्यादा है जीडीएम। अगर आप एसओजीपी का रेफरेंस देके बात करो तो ये डजंट साउंड रॉन्ग, तो यू कैन गिव दिस रेफरेंस आल्सो, ठीक है। अगर आप यस नाइस की जगह एसओजीपी का रेफरेंस देके बात कर रहे हो तो आई थिंक दिस इज नॉट रॉन्ग। बट एक बात मैं आपको बताऊं, ओजीटीटी पेशेंट के लिए बड़ा हेक्टिक काम है, इट जी इज मैम। नॉट इजी। पेशेंट प्रेगनेंसी में एक दफा ही करा लेना वो बहुत बड़ी बात होती है, जब खुद, मतलब अगर आप खुद भी कभी सोचो कि आपको सुबह फास्टिंग में जाना है, एंड देन दे गिव यू 75 ग्राम ग्लूकोज पर एक, मतलब आजकल तो सीरियसली अगर आप किसी पेशेंट को लिख कर दो तो वो कहते हैं कि हम छुट्टी के दिन का पहले इंतजार करेंगे, ये तो पूरे दिन का काम है। फिर हाँ, मतलब एवरीवन इज वर्किंग नाउ डेज, अगर आप कहीं क्लिनिक कर रहे हो एंड यू आर गॉट पेशेंट, तो वो बेचारे वो कहते हैं जब मुझे छुट्टी हो या मियाँ को छुट्टी हो, एंड देन विल गो टू द लैब। और फिर आजकल ये जो लैब्स हैं वो भी अगर आप देखो तो चौकथाना में भी मेन सेंटर में होता है, चुगताई में भी कहीं दूसरा होता है, या फिर कोई बंदा आकर सैंपल करे, तो वो कहते हैं कि ऐसा 3-4 घंटे का सिर्फ एक ये टेस्ट है।
So it is a hectic thing. I don't मैम imagine getting it done in a patient 3 times in a pregnancy. Early trimester, मैम then mid में फिर third. मेरी एक फ्रेंड है मैम, मेरे साथ ही एक कुलीग है मेरे हॉस्पिटल में मैम, उसकी वो प्रीवियस जीडीएम था उसको, तो उसका इसमें करवाया था सेकंड ट्राइमेस्टर में, उसने करवाई वो जीटीटी, तो उसकी नॉर्मल आ गई, तो उसने थर्ड में करवाई तो उसकी आ गई थी डी रेंज। बिल्कुल, देखो जिसमें तो प्रीवियस जीडीएम है उसमें मैं तो पर्सनली करूंगी कि चलो ज्यादा ही हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फर्स्ट अर्ली बुकिंग में इंस्टेड ऑफ गेटिंग द जीटीटी डन। मैं अव्वल तो वैसे ही उस वक्त इतना नौजिया होता है कि जीटीटी कैसे कराए, लेकिन चलो उस वक्त आप एक HbA1c करा लो। और 16 to 18 वीक्स में तो उसमें वैसे भी रिकमेंडेड है, अगर आप नाइस गाइडलाइन भी देखो तो जिसमें प्रीवियस जीडीएम है उसमें आप अर्ली OGTT 16 से 18 वीक्स में कराते हो, अगर वो नॉर्मल हो तो फिर आप एक उसका 24 से 26 वीक्स में रिपीट कराते हो। तो जिसमें प्रीवियस जीडीएम है उसमें तो चलो ठीक है कि आप एक सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर में करा रहे हो, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में OGTT फिर से कराना थोड़ा सा वो बड़ा मुश्किल काम है। मैम फिर हम जो ऑप्स के केसेस होते हैं, जैसे कोई भी केस हो, उसमें मैम हम ओजीटीटी उनसे मांगे, या हम 28 वीक्स और वो 24-28 वीक्स पर मांगे, या जनरली उनसे मतलब ओजीटीटी हर केस में मांगे, या किसी किसी केस में जिसमें रिस्क हर फैक्टर्स हो। केस 24 से 26 वीक्स वाला OGTT तो एशिया की हर खातून में आप हर केस में मांगोगे। 16 to 18 वीक्स वाला पेशेंट अगर 32 वीक्स पे आई हुई है तो फिर आप उससे 24-26 वीक्स वाला एक ही मांग लो ना। वो तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा कि आप 16-18 वीक्स पे कराओगे तो फिर मांगोगे, क्योंकि अगर 26 वीक्स पे ही अगर उसका नॉर्मल OGTT आया है तो फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर का मांगने की क्या तुक है। ठीक है ना, तो जी फिर आप बार बार वो तो नहीं मांगोगे। और अगर लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर एबनॉर्मल आया तो यस हो सकता है पुरानी जीडीएम उसको चल रही हो फिर 16-18 वीक्स वाला। जी एक एक करके, जी इरसा। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम ये इरसा जो आप कह रही थी जिसका प्रीवियस जीडीएम होता है उसका हम 16 to 18 पे कराते हैं मैम, बुकिंग पे तो लाजमी भी करना होता है ना हमने, जिसको पहले जीडीएम रह चुका राइट, हो। एक्चुअली बुकिंग के ऊपर it's very difficult to get it done on at booking time because इतना नॉजिया और वो होता है। और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि उसके अंदर रिकमेंडेशंस SOGP में तो ठीक है, जैसे मैं डॉक्टर ने बताया है कि आप बुकिंग और वो करो, लेकिन अगर नाइस वगैरह में देखो तो वो 16 to 18 वीक्स से ही है शुरू में प्राइस भी उसका तो कहते हैं कि बुकिंग में करो, अगर वो ठीक आता है फिर आप दोबारा 16 to 18 पे करते हैं। यस। चलो फिर कर लो बुकिंग पे, वरना इतने सारा जीटीटी अगर आप किसी पेशेंट को व्हेन यू डूइंग अ क्लिनिक और उसे आप जीटीटी कहो तो गेटिंग जीटीटी डन अगेन इज नॉट एन इजी थिंग। तो अगर आप पेशेंट की कन्वीनियंस और वो भी देखो तो मेरे से पूछो तो मे बी आई वुड लाइक टू डू हर HbA1c इन द ऑन बुकिंग एंड देन आई डू GTT at 16 to 18 वीक्स एंड then another GTT at 24 to 26 वीक्स। तो बट ये है कि अगर आप रेफरेंस दे के बात करो तो ठीक है, देन दैट्स फाइन। जी हफ्सा, ठीक है, थैंक हफीजा जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम जी। कि जो बेसलाइन हम टेस्ट करवाते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, अब अगर पेशेंट फिर इसकी क्या सिग्निफिकेंस रह जाती है जब हमने हर पेशेंट का OGTT मांगना है ऑप्स में, तो फिर हम ये मतलब किस नहीं पे डिसाइड करेंगे कि हमने देखो, OGTT। हर पेशेंट हो सकता है वो पेशेंट आपके पास 32 वीक्स पे है या 34 वीक्स पे है, तो आप उसका BSR तो मांग रहे हो, BSR ठीक हो, लेकिन उसका 24 से 26 वीक्स का जो OGTT है वो इम्पेयर्ड हो, राइट। जी मैडम। सिग्निफिकेंस तो है, दोनों की अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ओके ठीक है। और ठीक मैम है जब हम जी। बेसलाइन मांगते हैं तो मैम उसमें ऐसी हम ब्लड शुगर रैंडम बोलेंगे या फास्टिंग मांगेंगे हर पेशेंट का? रैंडम ही मांगो यार, फिर पेशेंट को फास्टिंग के लिए तो नहीं भेज देते ना, बस जब टेस्ट हो गया तो हो गया। फास्टिंग और रैंडम दोनों को खास वैल्यू, फिर फास्टिंग की तो नहीं, रैंडम ही पूछे। जी फरहत। मैडम ये जो आपने कहा है कि फास्टिंग और रैंडम में, तो फास्टिंग की मैडम सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो व्हाई नॉट फास्टिंग मैडम, या फिर 1 आवर प्रेगनेंसी पोस्ट में करें? प्रेगनेंसी में 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल की ही वैल्यू ज्यादा है। अगर देखो, अब जब आप बेसलाइन मांगने बैठे हो पेशेंट में, या फिर जब आप लिख के भी देते हो एक पेशेंट को सारी बेसलाइन वार्ड में या क्लिनिक में, तो आप उसे ये तो नहीं कहते कि खाने के 1 घंटे बाद ही जाके शुगर चेक कराना, एक्सेप्ट कि कोई रिस्क फैक्टर्स है। बस रैंडम जब आ गई 92 तो ठीक है, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम देख लेंगे या उसका OGTT कर लेंगे या वो तब।
तो जस्ट गेट इट डन। फास्टिंग से ज्यादा वैल्यू प्रेगनेंसी में पोस्ट प्रेंडियल की है, 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल की। फास्टिंग की सेंसिटिविटी कम है कंपैरेटिवली। ओके मैम, मेरा दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर एक पेशेंट को प्रीवियसली वो डायबिटीज उसको जीडीएम का केस है, अब वो हमारे पास आई है बुकिंग पे, तो मैडम हम फिर उसका HbA1c करवा लें बजाय इसके कि OGTT के, फिर जाके हम 16 और 18 रेफरेंस देखो, एक चीज, एक तो होता है कि पेशेंट इज नॉन डायबिटिक, उसका तो HbA1c फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली होगा। बट इफ यू हैव अ रेफरेंस ऑफ गुड गाइडलाइन जो कहते हैं कि अब फर्स्ट बुकिंग में OGTT कराएं, तो इट्स बेटर टू गो विद द गाइडलाइन। आप गाइडलाइन की बात जी करो। मैडम, नाइस गाइडलाइन में तो है कि अगर पेशेंट को प्रीवियस जीडीएम है तो एट बुकिंग पे यू विल डू करा ना लो, OGTT। करा ले, ठीक है। ओके मैडम एक और ओके। सवाल मैम प्लीज। मैडम जीडीएम ये जो से हम डायबिटीज से रिलेटेड बड़े सवाल है, इस पे अच्छी बात है, बल्कि वो नायला ने भी कहा था, तो वो विल डू अ केस, कंप्लीट केस ऑन इट। जी जी, कौन बोल रहा था? मैडम ये हम बेसलाइन जो करवा रहे होते हैं, बाकी तो चले हम करवा रहे हैं, साथ हम HIV का भी बोल सकते हैं या नहीं? गायनी का केस हो अगर, एंटी HIV बिल्कुल बोल दो। अब तो क्योंकि HIV अब हर तो मैम, जगह हर एक में होता है, हाँ मैम अब बिल्कुल। तो ये और इम्पोर्टेंट हो निकलते हैं गया काफी। पॉजिटिव अनफॉर्चुनेटली। जी, मैम ये गायनी ऑप्स दोनों में हम बेसलाइन में मांग सकते हैं ना, या ऐसे ही नहीं है, से देख? बिल्कुल बिल्कुल मांगो। जी, हाफसा का मैम क्वेश्चन फिर जल्दी से। जी। सॉरी मैडम, मेरी क्वेरी वहीं की वहीं क्लियर नहीं हुई अभी। मतलब हम्म, ये पूछना चाह रही हूँ कि एक पेशेंट है जिसका रैंडम फॉर एग्जांपल चले ज्यादा आता है, एक पेशेंट का रैंडम लेवल ज्यादा आया है, तो फिर भी हम उसका OGTT मांगेंगे अगर वो मतलब कि नहीं, अभी वो वीक से अगर तो वो पहले? डायग्नोज रैंडम से ही हो गई है तो हम 6 लेवल्स करेंगे उसके। ठीक है। अगर तो उसका रैंडम ही फॉर एग्जांपल 170 आ रहा है, तो जी इट मीन्स कि शी इज हैविंग GDM, राइट? तो फिर आप उसके 6 लेवल्स करोगे, ठीक है मैडम, ये मुझे ठीक है समझ ना? में आया। उस टाइम तो हम OGTT ना करेंगे उसका, उस टाइम हम 6 नहीं, फिर लेवल उसमें तो आप उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पिला दोगे तो उसके तो 250 300 लेवल चला जाएगा। जी मैडम, लैब ठीक वाले नहीं करते। ठीक हो अगर लैब वालों को एक लेवल भी उसका ज्यादा मिलता है ना, तो वो उसको नहीं देते 75 ग्राम ग्लूकोज, वो लिख के भेज देते हैं डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर खुद 6 लेवल्स करते हैं उसके, ठीक है ना? तो इस तरह होता है। सो गुड। अच्छा, तो अच्छी बात है। बहुत क्वेरी, हमेशा डायबिटीज की बहुत क्वेरीज होती हैं, सो वील हैव अनदर क्लास ऑन डायबिटीज, वो हम अलग से भी कर लेंगे। सो क्विकली, सो इन्वेस्टिगेशंस की मैं आपको ये बात बताना चाह रही थी। आई थिंक ऑप्स के अंदर जो डिफिकल्ट या डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बस यही है कि फीटल एको कब कराना है, डॉपलर कब कराना है, और या सीरियल ग्रोथ स्कैन कब कराने हैं, वो हमें पता ही है। या फिर IUGR में और लिगो में जहाँ फंडल हाइट कम मिल रही है वो 2 वीकली होते हैं सीरियल ग्रोथ स्कैन्स, ठीक है। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट हम अब जल्दी से क्विकली, गायनी की हिस्ट्रीज बहुत आसान है, इसलिए मैंने एंड पे गायनी का टाइम रखा हुआ था। गायनी के अंदर गिन के 5-6 केसेस है, उसमें उसी तरीके से या तो मैस रख लो, अपने मैस का अलग कर लो, इनफर्टिलिटी का अलग कर लो, HMB का अलग कर लो। HMB के अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो है ही, लेकिन साथ ही में आप इंटरमेंस्ट्रुअल और पोस्ट ब्लीडिंग का अलग कर लो। सो ये इसके अंदर आपने गायनी के हर हिस्ट्री में आपने DD बना के बात करनी है। गायनी की इंटरेस्टिंग बात और अच्छी बात यह है कि पेशेंट ने जैसे ही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोली, आपका डायग्नोसिस बन जाता है। पेशेंट कह रही है उसको HMB है, रेगुलर पीरियड्स के साथ विदाउट पेन, शी इज गोइंग मोर टुवर्ड्स फाइब्रॉइड। अगर उसको HMB है विद पेन, शी इज गोइंग मोर टुवर्ड्स एडिनोमायोसिस। अगर उसको इरेगुलर ब्लीडिंग है या उसको इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टकॉर्टल ब्लीडिंग है, तो वो एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रही है, मे बी पॉलिप। अगर पोस्टकॉर्टल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल है तो वो सर्वाइकल भी हो सकता है। इफ शी इज जस्ट हैविंग मास विद नो ब्लीडिंग, तो शी इज गोइंग मोर टुवर्ड्स एडिनेक्सल मास। तो इस तरीके से आपने क्विकली उसके DD को रूल आउट करते हुए आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। गायनी के अंदर अगर डिफरेंट आप सेगमेंट्स की बात करो, तो आप उसकी पहले तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को एलैबोरेट करोगे। जैसे कि अगर ब्लीडिंग है तो उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग को हमेशा हम उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल से कंपेयर करके बात करते हैं कि उसके पहले किस तरह की साइकिल थी, कितने पैड, कितने डेज पेन थी या नहीं थी, वो सारा कुछ, और अब उसका कितना है, राइट? उससे प्रूव होता है कि उसको HMB है। और उसके बाद उसका DD को रूल आउट करते हैं कि क्या उसको पेन होती है नहीं होती है, वो जो सारा हमारे पाम कोइन वाली क्लासिफिकेशन है, उस तरीके से हम उसको रूल आउट कर लेते हैं। इसी तरह अगर मैस है तो मैस को भी इसी तरह हम बात करते हैं कि इट वाज स्मॉलर, इट इंक्रीज इन साइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर उसका DD सारा क्या वो एडिनेक्सल है या अल्ट्रासाउंड पे पता चला या ये वो।
और फिर उसके बाद आपने जहाँ पे भी मेलिग्नेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वहां पर आपने मैं उसका वेट लॉस और बोन पेन्स और वो सारी चीजों का जरूर जिक्र करना है। उसके अलावा जो है एक और मैंने, हाँ, पेन भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स है। पेन को जिस तरीके से आप करोगे तो आप उसको पहले पेन को सारा इलेबोरेट करोगे कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ रेडिएट होती है, वो सारी बातें हमें बहुत पहले से पता है। लेकिन मैं क्विकली, क्योंकि आज हमने सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिया ऑब्स गायनी के, आज मैंने बोला भी बहुत ज्यादा एक्चुअली इसलिए मैं इसका और बड़ा तेज तेज बोला है बिकॉज आई वांटेड कि इस एक क्लास में हमारी हर चीज एक कवर हो ताकि हम आगे फिर इंशाल्लाह केसेस ले लेके चले। तो और ये वाली जो क्लासेस है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट आउटलाइन और किस तरीके से हिस्ट्री एग्जामिनेशन और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस, बिकॉज इसमें अब फंसना नहीं चाहिए आप लोगों को। बात जहां बात होनी चाहिए डिस्कशन, बात वहीं डिस्कशन होनी चाहिए। अब इस बात पे बंदा फंस के बैठ जाए कि डॉपलर क्यों मांगा, दैट इज रॉन्ग। सो सो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपकी हर चीज उसमें कवर होनी चाहिए। तो इसी में पेन का वही कि ओरिजिन कहाँ है, रेडिएशन कहाँ है, इज इट एसोसिएटेड विद द पोस्चर और नॉट। हमारा एरिया है लोअर एब्डोमेन का, सो पेन लोअर एब्डोमेन की जो डीडी पॉसिबल है वो बहुत आसान है। या तो वो गट है वहां, या वो ब्लैडर है वहां पे, या फिर वहां पे मसल या पोस्चरल पेन है। सो ये तीन चीजें आप फिर, या फिर हमारा अपना रीजन है विच इज यूट्रस इटसेल्फ। तो ये चीजें आपने गट के सिम्टम्स रूल आउट कर लिए, यूरिन के सिम्टम्स, इफ इट इज चेंजिंग विद द इंटेंसिटी ऑफ पेन इज चेंजिंग विद चेंज ऑफ पोस्चर, वो इसका मतलब है मस्कुलर है। अगर ऐसा कुछ नहीं है फिर यूट्राइन पेन है। यूट्राइन पेन को फिर आपने एलैबोरेट करना है विद द पीरियड्स, की पीरियड्स के आने से पहले होती है या बाद में होती है, कब खत्म होती है, वो सारा कुछ, ठीक है। तो वो आपने उस चीज को उस तरीके से, या फिर क्या वो कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रोइड है या कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन सिस्ट है, वो सारा आपने उस तरीके से रूल आउट कर लेना। सो फिर हर चीज को, जहां HMB है, यू कैन नॉट मिस टू टॉक अबाउट अनीमिया। जहां भी गायनी में कोई सिम्टम आता है जैसे कि HMB है या पेन है या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या कुछ भी है, यू हैव टू कोरिलेट इन योर हिस्ट्री कि इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही है। तो आपने उसकी अकॉर्डिंगली, बिकॉज इफ शी इज एनीमिक बिकॉज ऑफ HMB, तो उसको उस अनीमिया से क्या क्या मसले हो रहे हैं नॉर्मल उसमें लाइफ में। अगर पेन है तो किस हद तक की क्रॉनिक पेल्विक पेन है, 6 महीने से ज्यादा की उसको पेन चल रही है, तो उसको इट इज रियली डिस्टर्बिंग हर, दैट इज व्हाई शी इज हियर। प्रोलैप्स है तो वो क्या, वो वाकई इतना डिस्टर्बिंग है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है कि शी नीड्स टू बी ट्रीटेड। आपने इस चीज की बात जरूर करनी है। और फिर तीसरा सेगमेंट आता है गायनी की हिस्ट्री में कि अब तक की वो क्या ट्रीटमेंट ले चुकी है। प्रोलैप्स है तो क्या वो पेसरी ले चुकी है, HMB है तो क्या वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुकी है, या वो कुछ भी ऐसा है तो वो अब तक क्या ले चुकी है, राइट। सो पहले सिम्टम की आपने सिवेरिटी और उसको इलाबरेट करना है। फिर आपने उसके सारे DD को रूल आउट करना है। उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, और उसके बाद अब तक की वो क्या ट्रीटमेंट ले चुकी है। सो गायनी की हिस्ट्री आपने मोर लेस इस तरीके से करनी है, रूल आउट, ठीक है। और एग्जामिनेशन तो हर गायनी का एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट है बहुत थोड़े लिमिटेड चीजें। सो वो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अगर मैथ्स है, आपको एग्जैक्टली पता है मैथ्स का, वी नो। मेरी हर क्लास में हम अलग अलग केसेस भी करते रहे हैं, सारे लेक्चर्स भी हैं, हम आगे करते भी रहेंगे, हर केस दूसरे से डिफरेंट निकल रहा होता है। सो यस, एग्जामिनेशन के अंदर वी नो कि इफ यू हैव अ मैथ्स, तो मैथ्स का अपने साइड, साइज, लोकेशन, सरफेस, हर चीज पे किस तरीके से कमेंट करना है, मोबिलिटी और साइज कैसे मेजर करना है, वो सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। गायनी के अंदर मैस का साइज हमेशा किसी बोनी लैंडमार्क को लेकर ही मेजर होता है। तो हम कमेंट कर सकते हैं कि ये 5x4 सेंटीमीटर है, या वो ये 8 वीक साइज है, या ये 10 वीक्स या 20 वीक साइज है। अगर वहां बोनी लैंडमार्क नहीं है जैसे कि ओवेरियन सिस्ट के अंदर, तो फिर आप अप्रोक्सीमेशन में बोलते हो कि अप्रोक्सीमेटली लेमन साइज या अप्रोक्सीमेटली 4x5 सेंटीमीटर। इट कैन नॉट बी अ कंफर्म्ड साइज बिकॉज बोनी लैंडमार्क से आपने कोरिलेट नहीं किया। तो वो आपने जरूर कर लेना है। और पेल्विक एग्जामिनेशन तो हम सबको पहले वैसे भी पता है कि बाय मैनुअल के अंदर आपने क्या क्या कमेंट करना होता है। यूट्रस का आपने किसी ने क्विकली बताना है, पेल्विक का बता दो, फिर मैं जल्दी से आपको इन्वेस्टिगेशन, गायनी के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कंफ्यूजिंग है सिर्फ उस पर जल्दी से बात कर लेंगे जी। पेल्विक एग्जामिनेशन बाय मैनुअल में हम क्या क्या देखते हैं पेशेंट में? मैडम साइज देखते हैं, उसका यूट्राइन साइज देखते हैं, टेंडरनेस देखते हैं, मोबिलिटी देखते हैं मैडम, और एडिनेक्सल फुलनेस है वो वेरी क्लियर गुड, है या नहीं है।
वेरी गुड। उसका और ये भी क्या एंटीवर्टेड है या रिट्रोवर्टेड है, हाँ, राइट? यस मैडम, बाकी सारा यस बिल्कुल मैम। इसी तरह। अगर थोड़ा सा भी कोई चीज डिफरेंट है, जैसे कि अगर यूट्रस का साइज बड़ा है, मे बी 12 वीक साइज और समथिंग, तो फिर आपने वहीं पे कमेंट करना है कि वो ऐसा क्यों है। क्या वहां मैस है, क्या वो फाइब्रोइड की वजह से है, या वो रेगुलर कॉन्टूर है कि नहीं है? क्योंकि अगर तो वो नॉर्मल साइज यूट्रस है, फिर तो ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि उसका कॉन्टूर कैसा है, सरफेस कैसे एक्सेट्रा। अगर वो नॉर्मल से हट गया, जैसे 12 वीक्स है, 20 वीक्स है और समथिंग, फिर आपको डेफिनेटली उसके कंटूर, सरफेस, टेंडरनेस, हर चीज पे कमेंट इसलिए करना है क्योंकि आपने रूल आउट उसका डीडी निकाल रहे हो कि क्या वो फाइब्रॉइड है या वो एडिनोमायोसिस है या वो क्या है। तो आपने इसलिए उसकी हर फिर सरफेस और हर चीज पे कमेंट करना है। ओके, और कंसिस्टेंसी पे भी, कि वो थोड़ा सा उसका डीडी रूल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशंस अगर कुछ इसके अंदर जो यूवी प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन है वो सबसे डिफरेंट होता है, उस पर भी एक अलग पूरी क्लास है, भी हम आगे करेंगे भी, जैसे मैंने मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात की, इस तरह से यूवी प्रोलैप्स का भी। अगर इन्वेस्टिगेशंस क्विकली कौन बताएगा कि एमआरआई कब कराना है और सीटी कब कराना है? ये मैं अक्सर क्लासेस में जिक्र करती हूँ। Madam, MRI is for local invasion of disease, depth of the disease, and CT scan is for distant metastasis, ना? के ठीक लिए है, to see the distant वेरी गुड। spread of the disease in other ना हम्म, organs of the body. बड़ा आसान से टिप, क्विकली। वैसे तो आई एम श्योर आपको सबको मेजोरिटी को पता होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिमाग चलता रहे, याद कैसे रखना है। क्विकली ये कि जो एमआरआई है ना, वो सॉफ्ट टिश्यू इन्वेजन के लिए देखी जाती है। सीटी स्कैन जो है वो सरफेस स्प्रेड ऑफ द डिजीज को देखा जाएगा। और ये भी बात याद नहीं रही अगर एग्जाम के अंदर, तो आपने एमआरआई, जहां जहां आपने एंडोमेट्रियल स्प्रेड देखना है, एंडोमेट्रियम, यूट्रस या सर्विक्स की डिजीज को देखना है, वहां वहां आप एमआरआई बोलोगे, सीटी नहीं बोलोगे। क्योंकि सी एंडोमेट्रियम का जो स्प्रेड है वो आप मायोमेट्रियल इन्वेजन और उससे देखते हो, तो वहां वहां आप एमआरआई। एडिनेक्सल मैसेज या सीए के लिए एडिनेक्सल, उसके लिए आप सीटी मांगोगे। अगर आपने ओवेरियन सिस्ट के फीचर्स रीडिफाइन करने हैं कि वेदर एम फीचर्स हैं या बिनाइन के फीचर्स हैं, एंड दे आर नॉट वेरी मच, अव्वल तो अल्ट्रासाउंड पे क्लियर हो जाता है। बट अगर ये फीचर्स अल्ट्रासाउंड पे क्लियर नहीं हो रहे, तो उस केस में सिर्फ आप एमआरआई मांगोगे। अदरवाइज ओवेरियन मेलिग्नेंसी में सीटी स्कैन का रोल है, एमआरआई का नहीं है, बिकॉज सीटी स्कैन इज डन टू सी द सरफेस स्प्रेड ऑफ द डिजीज, राइट, सरफेस के ऊपर। एमआरआई हमें ऑर्गन के अंदर तक दिखाता है, राइट। सो उसके लिए आप जब आपने सिस्ट के फीचर्स सारे देखने होंगे, जो कि विच में नॉट बी वेरी मच, कई दफा होता है कि वो अल्ट्रासाउंड वाले क्वेरी दे देते हैं मलिग्नेंट फीचर्स देके कि पता नहीं डर्मोइड थी या क्या थी, जो कि एट टाइम्स इट मे हैपन। तो फिर आप एमआरआई करा के कंफर्म कर लेते हो कि एमआरआई पे डर्मोइड डेफिनेटली कैन नॉट बी मिस्ड, अदरवाइज तो अल्ट्रासाउंड पे भी नहीं मिस होती। लेकिन कई दफा वो ओवरलैपिंग होता है कि अगर बोनी लैंड बोनी चीजें ना हो और सिर्फ सेबेशियस मटेरियल हो, तो फिर चलो फिर, लेकिन एमआरआई पे फिर कंफर्म हो जाता है। सो फीचर्स ऑफ द सिस्ट के लिए एमआरआई, अदरवाइज सर्टेन एक्सल मैसेज के लिए सीटी, एंडोमेट्रियल, यूट्राइन या सर्वाइकल सीए के स्प्रेड के लिए एमआरआई। ठीक है, सो क्विकली यही था सारा कुछ। बाकी है कि बहुत सारी चीजें आपने मिस नहीं करनी होती। जैसे अगर यूरिन के अंदर यूटीआई आ गया है, तो आप यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी मांग लोगे। अगर आपके एनीमिया आ रहा है, तो आपने एनीमिया का सारा डिटेल्स मांग लेनी है। वो सारी चीजें आई थिंक आपको पता है। थोड़ी सी बस क्वेरीज वाली चीजें मैंने कोशिश की अपनी बातों में साथ साथ कवर करा दूं। सो ये है सारा कुछ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो क्विकली कर ले, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज कर देंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैम हम लोग एमसीपीएस के स्टूडेंट हैं, ये 2 वीक्स बाद हमारा एग्जाम है। ओके, जी मैम। गुड। अच्छा, तो आई थिंक अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने फिर ये चीजें पढ़ी नहीं है। नाउ यू कैन जस्ट, अब आप अपने अपने माइंड में ये यस पूरा एक माइंड मैप बनाओ, मेरी इस क्लास से और पिछली क्लास को लेकर, उसमें कि मैनेजमेंट कैसे बोलनी है और इसमें आपने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन कैसे कवर करनी है। ठीक है ना? यस मैम। तो इससे ये है कि आपका, आई थिंक यू कैन स्कोर वेरी गुड इन दीज टाइप्स ऑफ स्टेशंस, अगर आप इन चीजों को एक फिंगर टिप्स पे करके चले जाओ। तो ये जो आधा एग्जाम है ना, फ्रैंकली, ये अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लो, बाकी में भी थ्योरी आप पास करके आए हुए हो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम। मैम अगले जो है ना, आप वो रखेंगे ना ऑप्स इमरजेंसीज?
ताकि हाँ, मैडम अच्छे हमारा से कवर हो जाए। उसमें बहुत सी बिल्कुल क्वेरीज हैं तो उसमें एक लिस्ट भी भेज दें ताकि लोग पढ़ के आए और फिर आप लोग वॉलंटियर भी करना उसमें हम क्विकली जितनी ज्यादा इमरजेंसीज भी कवर हो जाएंगी और क्वेरीज भी सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी सो मच मैम, थैंक यू।